अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ना दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट द प्री ऑफ दैट ईयर. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके. Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी. Strong foundation. नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार पांचाल. मैंने अभी के यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के अंदर 774 रैंक हासिल किया है और ये मेरे कड़े परिश्रम की एक पूरी गाथा रहेगी जो मैंने 2018 के अराउंड स्टार्ट की एंड उसके बाद से मैंने 7 अटेम्प्ट्स इसके अंदर मैंने अपने यूज़ किए हैं और वो उसी के बाद में मैंने पूरा को पूरा ये जर्नी अपनी हासिल की. साथ में ही पूरे के पूरे मेरी जो फैमिली रही है, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर. अभी मैं तहसीलदार के पद पे कार्यरत हूँ हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर 2020 के बैच के अंदर. तो इस पूरे के पूरे सफ़र के अंदर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात आई वो मैं इसमें पूरा समअप करने की कोशिश करूँगा. साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि जो जीएस की मेरी स्ट्रैटेजी रही, क्या चीज़ मेरे लिए वर्क की, क्या चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं की. क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि पहले या दूसरे अटैम्प्ट वाले जो निकल रहे हैं, ये साथी मेरे हैं जो निकले हैं, उनके पास में वो वाली उस लेवल की फेलियर्स नहीं है जिस लेवल की फेलियर्स जो 5वें 6वें 7वें 8वें या उसके बाद वाले अटैम्प्ट्स के पास में होती हैं. तो वो सभी की सभी फेलियर्स, क्या गलतियां रही, क्या नहीं रही, क्या मैंने बढ़िया करने की कोशिश की अपने इस अटैम्प्ट के अंदर, तो ये सभी की सभी मैं चीज़ें आपको बताना चाहूँगा. जीएस की जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो हमेशा से ऐसे रही है कि कंप्लीट से पार्ट तक आने की कोशिश की है मैंने. हमेशा मैंने चाहा है कि मैं अपने नोट्स पूरे के पूरे रखूं, अपनी स्ट्रैटेजी GS 1 2 3 4 ये अलग अलग तरीके में बांटूं. सबसे पहले सबसे अहम चीज़ रहती है कि आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस पहले आपके पास दीवारों पे जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे लगाइए एंड उसे बिल्कुल रट लीजिए पूरे के पूरे को. क्योंकि जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी यूपीएससी मेंस के आने हैं टॉपिक, सभी के सभी पेपर्स का ऑप्शनल इंक्लूडेड सभी की सभी चीज़ों का एसए का थोड़ा अलग रहता है, एसए का अप्रोच भी अलग रहती है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. तो जिस तरीके से जीएस है 1 2 3 4 उसी के तरीके से जो टॉपिक्स उसके अंदर रखे हैं आपको थोड़ा उनको एक गो थ्रू होना है और हर एक पर्टिकुलर सब टॉपिक के आपके पास में जितने भी नोट्स हों वो बेहतर रहता है. ओवर द टाइम अलग अलग अटेम्प्ट्स के अंदर मैंने यही महसूस किया कि मेरे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ के नोट नहीं है, GS 3 के नोट्स नहीं है, GS 4 के नोट्स नहीं है. तो ये सभी की सभी चीज़ें मैंने सोची कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ की जा सकती हैं. इस अटेम्प्ट के अंदर मैंने यही एक अहम चीज़ की चेंज की. जैसे GS 3 के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, नेशनल डिजास्टर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया. इनके पर्टिकुलर नोट्स हर टॉपिक के ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अहम हैं इनके बनाने, चाहे वो 1 पेजर हों. इस पूरे की पूरी श्रृंखला के अंदर जीएस के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए मेरे लिए माइंड मैप्स बहुत सहायक रहे हैं. ऑनलाइन एक ऐप है, एप्पल पे भी है और एंड्रॉयड के ऊपर भी है, एक्स माइंड करके ऐप्स है जिसके ऊपर आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, जिसमें आप बीच में आप ये डाल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है और उसके आसपास जितनी भी आपकी धुरियाँ हैं अलग अलग तरीके की, जहाँ पे आप ले सकते हैं कोई भी टॉपिक, वो सभी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और ये इसी तरीके से मैंने सभी के सभी टॉपिक्स का चीज़ें बनाने की कोशिश की. साथ में जो मेरे टीचर्स रहे हैं उनका मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है. मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ से मैंने पढ़ाई की है. मैं वैसे रोहतक का नेटिव पहले रह चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं से हैं सभी से. तो चंडीगढ़ में ही मैंने पूरी पढ़ाई की है. मेरी ग्रेजुएशन भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है. मैंने इस पूरी कड़ी के दौरान, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो ये लाजमी है कि मैंने MA पॉलिटिकल साइंस कर ली इस दौरान में एंड साथ के साथ में वो मेरे को हेल्प भी किया ओवर द टाइम. इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं साथ के साथ में, इतनी लंबी जर्नी रही है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं मैंने उनको साथ में इनफैक्ट ग्रो ही होते हुए देखा है. जैसे विजन हो गया, फोरम हो गया, अलग अलग जितने भी संस्थान रही हैं और सभी के सभी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट बहुत बढ़िया है. जैसे अब आप फोरम उठाएंगे तो फोरम में मीन्स की जो टेस्ट सीरीज है, MGP जो उसका मीन्स गाइडेंस प्रोग्राम है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम रहता है. उसको आप फॉलो कर सकते हैं. ऐसा कोई ब्रांड इंडोर्समेंट वाली बात नहीं है, बट अपने आप के अंदर ये कंप्लीशन देता है वो
क्योंकि ये कंटिन्यूटी है उस बात की। और उसके अंदर विभिन्न तरीके के टेस्ट आप दे सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज हैं, सब चीज़ें हैं, 15-20 सेक्शनल टेस्ट वगैरह हैं, तो आपकी हर कड़ी मजबूत हो जाएगी। ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज है, आप ये किसी भी इंस्टीट्यूट के उठा सकते हैं, पर आपको ये करना है, डिलीजेंटली फॉलो करना है। एक सवाल रहता होता है कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी श्रृंखला के अंदर। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि एक सभी यूपीएससी जो एस्पायरेंट हैं, जो एस्पायरेंट बाद में रैंकर्स बनते हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन रहती है, वो है कंसिस्टेंसी। कि आपको रोज़ उठ के पढ़ना है, चाहे वो आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, पर एक बेयर मिनिमम 1 या 2 चीज़ें जो कि आप पूरे ही नित्य में दिन में कर रहे हैं। मेरे पास यही रहता था कि मेरे पास, सिंस मैं वर्किंग प्रोफेशनल रहा हूँ, आखिरी के मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट से मैंने वो दिए ही इस तरीके से हैं कि 5 ही लगातार दिए हैं, नौकरी के साथ में दिए हैं, साथ में जॉब भी हेक्टिक रहती है साथ में, तो मेरे पास बहुत टाइम कम रहा है। तो यही सारी चीज़ों के लिए मैं एक न्यूज़पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू में से कोई भी चुन सकते हैं। एक हिंदी संपादकीय के लिए आप दैनिक भास्कर, अमर उजाला, इनके संपादकीय पढ़ सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हिंदी भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट था मेरा, मोस्टली लोगों का वही रहता है, तो आप उसके अंदर भी हेल्प ले सकते हैं। साथ के साथ में इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड पेज होता है और हिंदू में टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पेज होता है। इनकी कंपाइलेशंस किस तरीके से हों, ये वाली सारी चीज़ें मैंने खुद ही सुनिश्चित की। पहले तो मैंने अपने आप के पढ़ने के लिए यूज़ किया इस चीज़ को, बाद में मैंने एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। टेलीग्राम पे एक चोई वूंग के नाम से मैं बहुत पहले फेमस भी रहा हूँ, इसके सारी चीज़ें भी रही हैं, तो उसके अंदर मैंने इंश्योर किया कि सभी के पास वो रिसोर्स पहुँचे कि 30 पेज 25 पेज जो होते हैं उसका एक कंपाइलेशन हो जो कि पूरी तरीके से पढ़ा जा सके, ताकि एक महीना पूरा आपका समराइज हो जाए उसके अंदर बढ़िया तरीके से। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जीएस के ओवर द टाइम मैंने अटेम्प्ट्स के अंदर क्या अप्रोचेस रखी हैं। पेपर कंप्लीशन, लोग कहते हैं कि पेपर कंप्लीशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को अपने आप में पर्सनली फील हुआ है, अपने मेंस के मार्क्स में इंक्रीज़ के अंदर फील हुआ है कि मैं पेपर कंप्लीशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेपर का। इसके साथ ही आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, किस सवाल की, आपने ऊपर क्या रखने हैं, नीचे क्या रखनी है, अलग अलग चीज़ें 1 2 3 4 पॉइंट्स के ऊपर क्या क्या रखने हैं, आप फ्लो चार्ट्स किस तरीके से मेंट कर पा रहे हैं, बीच में चीज़ें कैसे डाल पा रहे हैं, स्कीमेटिक डायग्राम्स कैसे कर पा रहे हैं। और इसके लिए बहुत एक अहम होता है कि जैसे इंटरनेट रिसोर्सेज की बात करते हैं हम सारे हमारे पास इंटरनेट रिसोर्सेज कोई कहीं पे भी गांव में है, देहात में लोग बैठे हैं, सब जगह पे लोग बैठे हैं और उनको यूज़ करना है। इंटरनेट हमारे पास है, इंटरनेट काफ़ी कम दरों के ऊपर है हर जगह पे। आप क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें कीजिए। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी की अपनी साइट के ऊपर पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि यूपीएससी अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कोई और सोर्स नहीं है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। एंड बहुत से मेरे साथी संगी भी रहेंगे और बहुत से पहले भी रहे हैं, बहुत से बाद में रहेंगे, सभी के सभी यही फॉलो करते हैं कि यूपीएससी क्या पूछ रही है, आपको वो चीज़ एम करनी है, बजाय कि जितनी भी कोचिंग संस्थाएँ जो हैं वो कर रही हैं कि वो साथ में आपको एक फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही हैं साथ में कि आपको हेल्प हो जाए। बट एट द सेम टाइम आपको यूपीएससी के पास जितना रहना है उतना ही रहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। यही सब चीज़ें। इसके बाद में आप ये वाला इंश्योर कर सकते हैं जो आपने सवाल लिखे, फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं। इसके बाद सेकंड जो आपका है वो है आपकी टॉपर्स की कॉपी। टॉपर्स की कॉपी आमतौर पे विभिन्न संस्थाओं में लिखी जाती हैं, फोरम में है, विजन में है, अलग अलग IIS संस्थाएं हैं वहाँ पे लिखी जाती हैं। उन टॉपर्स की कॉपी में ये देखिए कि जो बेहतर रैंक हैं उन्होंने मेंस किस तरीके से लिखा है, मेंस की कॉपीज़ किस तरीके से हैं। रैंक 2 अनिमेश प्रधान रहे हैं एंड गौरव अग्रवाल सर रहे हैं 2013 में। उन्होंने कुछ श्रृंखला चलाई थी कि पॉइंटर फॉर्मेट में आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो आप वो इंश्योर करने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ से, कौन से टॉपर से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, कहाँ से क्या पिक कर पा रहे हैं। एंड ये ऐसी बात भी नहीं है कि आपको टॉप ही रैंकर्स का देखना है। काफ़ी पिछले जो पीछे रैंक आ रहे हैं, 300-400 रैंक आ रहे हैं, जिनके मेंस के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, आप उनको भी पिक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद जीएस आपका इससे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आपको एक चीज़ बहुत अहम ध्यान रखनी है कि आप जब भी तैयारी करें तो मेंस की तैयारी करें बजाय कि प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स का अपने आप में सिलेबस बहुत कंसाइज है और वो एवरीथिंग अंडर द सन जिसको कहते हैं हम सभी चीज़ें पूछने वाली बात है उसके अंदर। जीएस के अंदर आप जो मेंस की तैयारी करेंगे उसमें आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक जाते हैं और उसमें एक अहम चीज़ रहती है GS4 जिसमें एथिक्स है। एथिक्स के अंदर सारी की सारी जो आप टॉपिक्स हैं वो केस स्टडीज़ डे टू डे जो आपकी चलती रहती हैं, आपके आसपास चलती रहती हैं कि किसी ने यहाँ पे गबन कर दिया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ें आप किस तरीके से अपने चरित्र में, कैरेक्टर में लेके आएँ तो बेटर रहेगा। अब अगर आप रहोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर एथिकल रहोगे तो आपके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने बहुत आसान रह जाएंगे।
अभी जो मैंने इस बार का एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर मैंने खुद ने काम किया था कि कोविड के दौरान बहुत लोगों ने लोगों को ओवरचार्ज किया गया था हॉस्पिटल्स के द्वारा, जो कि अनएथिकल है काफ़ी। ये एग्जांपल मैंने अपने पेपर के अंदर भी डालने की कोशिश की। तो आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो एथिकल डायलेमास हैं, एथिकल रेजोल्यूशंस हैं, जिस तरीके की भी हैं, आप वो चीज़ें भी आप अपने पेपर के ऊपर उतार सकते हैं बढ़िया तरीके से। यही सब है। आपको जीएस पूरे तरीके से इस तरीके से कवर एक एक टॉपिक वाइज करना है। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जीएस के उसका। ऐसे के अंदर आपका अप्रोच सिंपली मैकेनिकल अप्रोच भी कहते हैं जिसको हम, वो होता है पेस्टल अप्रोच। आपको सिंपली एवरेज नंबर अगर चाहिए, एवरेज बिल्कुल जिसको कहते हैं वो रहता है। बाकी जितना ऑर्गेनिक आंसर निकले आपका वो बेटर रहता है। मैंने इसी दौरान ऐसे एवेल्यूएशन वगैरह उसके अंदर पार्टिसिपेट किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपना ऐसे अपना इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरे कुछ साथी रहे हैं इन्हीं कोचिंग संस्थाओं के अंदर, उन्होंने मेरी हेल्प की कि आप ऐसे कीजिए, आप एक बार इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए या देखिए कि और कॉपीज़ किस तरीके से लिखी जा रही हैं, कि क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज है और क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। तो हमने कोशिश की, सभी 4-5 मित्र थे मेरे, सभी के सभी लोगों ने यही कोशिश की कि जाने कि क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं एक ऐसे के अंदर, कौन सा ऐसे ऑर्गेनिक है अपने आप के अंदर, कि क्या वो बहुत मैकेनिकल नहीं हो रहा है। इंट्रोडक्शन दे दी है, टॉपिक्स पे स्टार्ट हो गए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे स्टार्ट हो गए हैं, या किसी ने पोइट्री फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है। एक ऐसे के अंदर मैंने एक हल्का सा 2 या 3 कपलेट लिखने की कोशिश की थी। ऐसी मुनीम नियाजी की एक बार नज़म थी, उसको लिखने की कोशिश की है मैंने एक बार में। जॉन आलिया की एक नज़म है, उसको मैंने एक बार एक ऐसे के अंदर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने अपने आप में मेंस भी 4 दे रखे हैं, तो ऐसेज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाँ, बार बार आप उनको यूज़ कर देते हैं। पोइट्री रहती है, जो भी आपका अपना डोमेन है। इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी लोगों ने पढ़ रखी होती है। पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कोटेशंस याद रह जाती हैं काफ़ी लोगों की, आप वो सब चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और जीएस इसके बाद वही है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स जहाँ पे हैं, एक अहम चीज़ आप सब चीज़ ये कर सकते हैं कि पेपर्स में देखिए कि कौन सा कंपोनेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। सोसाइटी कंपोनेंट अपने आप के अंदर जीएस 1 में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे ही जीएस 2 के अंदर जो गवर्नेंस वाला पार्ट है एंड उसके अंदर लेजिस्लेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ओवर द टाइम। जीएस 3 के अंदर अगेन इन्वायरमेंट के कुछ सवाल बहुत ज़्यादा और बहुत रिकरिंग आते होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये सब पूछे जाते हैं। तो बार बार यही चीज़ें रिपीट भी होती हैं और आपको तैयार करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार अच्छे से नोट्स बन रखे हैं तो उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जीएस 4 मैं पहले ही बता चुका हूँ। और नोट मेकिंग हाथ से मैं प्रेफर करता हूँ अपने आप में, क्योंकि मेरे को सामने वाले के नोट्स इतने ऐसे जमते नहीं, क्योंकि उसने अपने हिसाब से बना रखे हैं वो वाले, जो उसके मेंटल सेटअप को काम करेंगे, जो मेंटल सेटअप को हेल्प करेंगे उसको अपने आप में। तो मैं चाहता होता हूँ कि मैं इनफैक्ट जो जितने 4 मेंस रहे हैं उसके चारों के अलग ही नोट्स हैं मेरे बार बार, क्योंकि मैं पिछले अपने खुद के नोट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वैसे वाला काम है कि मेरे को समझ नहीं है कि किस मेंटल सेटअप में मैंने वो वाले नोट्स बना रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो मेंस अलग लिखूँ मैं, तो वो डिफरेंट तरीके से लिखा जाए, बढ़िया तरीके से लिखा जाए। पर इसमें ये नहीं है कि डुप्लीकेशन जितनी रिड्यूस कर सको उतनी कोशिश करना। प्रीलिम्स में तो डुप्लीकेशन बहुत ही रिड्यूस करनी होती है। जहाँ से आपको कंटेंट मिले उसको दोबारा लिखो मत कम से कम, क्योंकि वो लिखने का पेपर नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला पेपर है। प्रीलिम्स का अप्रोच, क्योंकि सिंस 4 बार अगर मेंस लिखा है तो 4 बार प्रीलिम्स भी निकला होगा, तो प्रीलिम्स का अप्रोच है कि आप 60 या 70 नंबर की तैयारी कर सकते हो इस पेपर के अंदर। सिर्फ ये आपको मान लेना पड़ेगा कि आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं मिलने वाले हैं। आप 60 या 70 नंबर की तैयारी कीजिए। बाकी जो 20 नंबर हैं आपके, वो आपके सिंपली कॉन्फिडेंस के हैं। आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, आपको बहुत गट फील पे यूज़ करना पड़ेगा काफ़ी। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर आके ये बोल सके कि मेरे 110-120 नंबर आ रहे हैं 200 में से, ऐसा कोई भी नहीं है इंसान। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो अपने आप में गॉड लेवल हैं उसके अंदर, उन्होंने क्रैक कर लिया वो चीज़ कि किस तरीके से पार करनी है। बट मैंने प्रीलिम्स के अंदर फेलियर्स भी देखे हैं। देयर आर पीपल जिन्होंने 5 अटैम्प्ट दिए, 5 के 5 में प्रीलिम्स के लिए रखे हैं। देयर आर पीपल जिन्होंने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, जिसमें 5 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक बार में प्रीलिम्स हुआ, उसी में उनका रैंक आ गया, ऐसे वाला हुआ है। तो वही है कि प्रीलिम्स एक बार निकलेगा तो आगे मेंस की तैयारी करनी है। मेंस अहम है, इसलिए मैं बार बार यही इस एम्फेसिस कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि आपको मेंस की तैयारी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रखनी है सारी की। एंड सभी चीज़ों को सारे को साथ में लेंगे, नंबर्स इंप्रूव करने का, यही सब चीज़ें हैं। जीएस की तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं पूरे। मेरा ऑप्शनल रहा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जो भी जितने भी इसके एस्पायरेंट्स रहे हैं सभी के सभी, एक तो सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला ऑप्शनल है ये। 2000-3000 के अराउंड मीन्स के बच्चे होते हैं आमतौर पे, इससे ज़्यादा ही होते हैं।
तो सबसे ज़्यादा ऑप्शनल होते हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं जो मेंस का सेंटर होता है उसके अंदर। तो इसको कवर करना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिलेबस रहता है अपने आप के अंदर। तो उसको आप करने के लिए अगेन जो मेंस का वही अप्रोच था पहले वाला हमारा, क्योंकि सिलेबस का एक एक टॉपिक्स आपको काटना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। प्लस इसके अंदर सेकंड जो पेपर है वो बहुत डायनेमिक रहता है, हमेशा से ही डायनेमिक रहा है वो। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर नोट्स हैं, जैसे यूएन की बात करें या WTO की बात करें, इसके ऊपर अलग अलग श्रृंखला होती रहती हैं, अलग अलग मीट्स होती रहती हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज रहती हैं। तो आप इन सब के पर्टिकुलर एक बार नोट्स बना के उसमें ऐड ऑन रिसेंट चीज़ें डालते रहें ताकि आपके आंसर रिलेवेंट रहें ओवर द टाइम सब चीज़ों के। 2019 के अटेम्प्ट के अंदर पेपर 2 में मेरा 145 का स्कोर रहा था, जो कि उस साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। 153 156 कुछ हाइस्ट वगैरह रहा था उस साल के अंदर, वो अपने आप में एक बढ़िया स्कोर था। तो मैं वही कह सकता हूँ कि हाँ, पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से लिखा गया। और उसके अंदर यही मैंने किया है कि आप इंटरलिंकेजेस माइंड में, आप जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया अफ्रीका के रिलेशन हैं, उसको अलग अलग तरीके पे खोल दीजिए एंड सभी एंगल्स के ऊपर, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, हर चीज़ है। जॉन हर्स की चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट स्टेट यूज़ कर सकते हैं, बहुत वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करना चाहें आप उसको आप फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप ब्रैकेट्स में लगा के जिन थिंकर्स ने वो चीज़ें दी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों पे। पर्सपेक्टिव्स, जैसे पेपर 1 में हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रखते हैं, वो वाली चीज़ कर सकते हैं। एक बहुत अहम चीज़ रहती होती है जो कि काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं या काफ़ी लोग और सुधारना चाहें तो ये वाली चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने ओवर द टाइम ये चीज़ करी और मेरे को रिजल्ट्स भी आए हैं इसके साथ साथ में कि आप इंटरलिंकेजेस बनाने की कोशिश करें पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर अपने आप। ऐसे ही पेपर 1A और 1B के अंदर भी आप इंटरलिंकेजेस बिल्कुल बेहतर बिठा सकते हैं। इसी एक एग्जांपल ऐसे ही है कि भूटान या चाइना का कोई एक सवाल था जिसके ऊपर पूछा गया था कि अलग अलग चीज़ें किस तरीके से वो बढ़ा रहा है अपनी बाउंड्रीज को, वैसे वाली बात है। तो पेपर 1 के अंदर मैकियावेली ने एग्रेंडाइजमेंट का एक कॉन्सेप्ट दे रखा है जो कि आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पेपर 2A है और 2B है उसके अंदर लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं जो हम पेपर 1 के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, पेपर 2A के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, माफ़ कीजिए, पेपर 2A के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, आप उसको 2B के अंदर सीमलेसली यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करते हैं, सॉफ्ट स्टेट यूज़ कर सकते हो, पूरे मार्क्स ही चेंज हो जाता है, पूरा डायनामिक ही चेंज होता है एक क्वेश्चन का। और इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, पॉइंटर फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल के अंदर ये चीज़ चेंज रहती है, तो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि मिक्स दोनों का रहे बट पैराग्राफ फॉर्म थोड़ा ज़्यादा रहे, क्योंकि आमतौर पे ऐसा सुना गया है कि इसकी पुख्ती कोई नहीं है कि जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो पॉलिटिकल प्रोफेसर्स होते हैं वही इस पेपर को बनाते हैं और उसी को वही चेक भी करते हैं, उसको वैल्यूएट भी वही करते हैं। तो उनका अप्रोच वही रहता है कि थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का बच्चा लगे या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस की लगे, क्योंकि एज ए ऑप्शनल आपने लिया है उसको, तो यू आर प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आपको ये सभी चीज़ें मेंशन करनी बहुत ज़रूरी हैं कि पैराग्राफ भी रहे, पॉइंटर भी रहे। पेपर 1B के अंदर जिसमें इंडिया का है या कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ है या कुछ एक्ट्स के अंदर चेंजेस बता रखे हैं या आपसे CAG के रोल के बारे में पूछ रखा है, वो मुश्किल हो जाता है पैराग्राफ फॉर्म में डालना अपने आप के अंदर, तो आप उसको पॉइंटर फॉर्म में बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। सोर्सेज इसमें आमतौर पे सभी के सभी शिवराम मैम के नोट्स यूज़ करते होते हैं, वो मैं अपने आप में पर्सनली बिलीव करता हूँ, काफ़ी लोग भी इस पे एग्री करेंगे कि उनके पेपर 2 के नोट्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, पेपर 1 उनका सॉर्टेड है। पेपर 2 के लिए मैंने पीयूष चौबे सर उनकी जो भी टेस्ट सीरीज थी वो मैंने निरंतर सुनी है और वो बहुत मेरे को हेल्प की है। चौबे सर इज देयर, एक सिविल्स फ्रंट करके हैं, लाइक ये बहुत ज़्यादा ऐसे फटा नहीं है पेज अपने आप के अंदर, पर विवेक वाघमारे सर हैं, उनका जो अप्रोच रहता है पेपर को लेके वो चीज़ हैं। एक मेरे खुद के दोस्त रहे हैं, पहले वो मेरे साथ पढ़ते भी थे, सीनियर थे मेरे, और उसके बाद में उन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया है इसको, पॉलिटिकल साइंस को, पिछले 2 साल के बाद से। तो उनका अनुज शर्मा से हैं, और अनुज शर्मा जी जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत कंसाइज है, उनके नोट्स 1 पेजर हैं, 2 पेजर हैं, आप कवर कर सकते हैं एक टॉपिक बढ़िया तरीके से। तो ये सभी सोर्सेज हैं आपके, एंड डिसहार्टन नहीं होने की बात है, क्योंकि ऑप्शनल में आमतौर पर स्केलिंग चलती होती है, तो आपके जो मार्क्स आए होते हैं आमतौर पर उससे ज़्यादा होते हैं, पर स्केल डाउन करके वो थोड़े नीचे आ जाते हैं। तो अगर आप 230 250 भी लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर इनिशियल अटेम्प्ट्स के ऊपर, तो घबराने की बात नहीं है। काफ़ी वाइड है, डायनामिक है, और आपको ऑन टोज रहना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आएगी और रोज़ वो आपके सिलेबस में ऐड होगी। जैसे मैंने बताया कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ,
तो तहसीलदार एज ए तहसीलदार मैं काम कर रहा था, 2020 में था। कुछ 2.5 मार्क्स से मैं HCS जो एग्जीक्यूटिव है, जो SDM की पोस्ट होती है, वो मैं मिस किया था उस साल। उसके बाद से तहसीलदार मैं अलग अलग जगह पे रहा हूँ। डायरेक्टर, अभी मैं डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में काम कर रहा हूँ, और साथ साथ में हरियाणा रेवेन्यू कमीशन में जो भी चेंजेस हम लाना चाह रहे हैं रेवेन्यू के अंदर हरियाणा को लेके, एंड एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट करने के लिए, वो सभी चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी की सभी। और जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जो सेंटर की स्कीम्स हैं, जो अपने स्वामित्व होगा, एक हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट है, ये हो गया, और उसके अलावा एग्रीस्टैक एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत हेडक्वार्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, एंड जितना भी डेटा है, जितने भी ऊपर के अधिकारी हैं, सभी के सभी ये सभी इसमें रहते हैं। इसमें एक हेल्प ये रही है कि जो भी जितने भी बड़े नामी गिरानी जिसको कहते हैं कि बढ़िया IAS ऑफिसर्स हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जो नए IAS ऑफिसर्स हैं, एक कंपोनेंट मेरा पूरी नौकरी का ये भी रहता है कि मुझे IAS की एक ट्रेनिंग होती है 1 महीने 2 महीने की रेवेन्यू ट्रेनिंग है, उसको लीड करने का मेरे को मौका मिला है पिछले 3 सालों से। एंड उसके तहत मैंने अलग अलग जो मेरे IAS और जो साथी थे, एस्पायरेंट्स थे, जो कि बाद में अच्छे रैंकर्स पे आए, जो कि IAS भी बने, वो सभी के सभी से मेरे को जो भी वैल्यूएबल चीज़ें, वैल्यूएबल फीडबैक मांगने की चीज़ें मिली, तो और दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प, हमेशा रहे हैं। शाश्वत सांगवान सर हैं, और अभिनव सिवाज तो मेरे खुद के बैचमेट भी रहे हैं नायब तहसीलदार के अंदर भी। तो यही सभी, अंकिता पवार मैम रहे हैं, सभी के सभी लोग पिछले 3-4 सालों के अंदर मैंने इनसे इंटरेक्ट भी किया है। इन्होंने, दे आर ऑलवेज अप फॉर हेल्प, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प। डिफ़िकल्टी थोड़ा रहता है, एक लॉ है पार्किंसन लॉ, किसी ने मुझे बहुत पहले समझाया था, 2020-21 की बात है। तो मोहम्मद इमरान रज़ा सर हैं, IAS हैं, 2015 कैडर, उन्होंने ये बात बोली थी कि धीरज, आपके पास कुछ, जो भी आपके पास जितना भी टाइम रहता है, आप उसको ही फिल करते हो कोई काम करने के लिए। अगर आपने सुबह सोचा हुआ है मैंने 2 काम करने हैं, और आपके पास 8 घंटे हैं, और आपके पास वही 2 काम करने के 4 घंटे हैं, तो आप उन 4 घंटे में उतना ही काम करने वाले हो जितना 8 में करने वाले हो। तो यही चीज़ रहती थी। आमतौर पे 9 से 10 के बीच में दिन जो स्टार्ट होता था हमारा, और उसके बाद सिंस सरकारी नौकरी है और अपने आप में वो वाला पार्ट है, ये अपने आप में मिथ बस्ट हो चुका है कि 5 बजे तक नौकरी है, 9 से 5 की नौकरी है। वो 9 से 5 की नौकरी नहीं रही है, हेडक्वार्टर्स पे नहीं है। रूल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हैं तो आपको पता लगता है वो 5 तक नहीं है वो नौकरी, वो 6, 7, 8 तक भी जाती होती है। तो मोस्ट ऑफ द डेज यही रहता था, और जब भी मैं घर जाके खाना खाने का काम करता था, और मैं रहा हूँ हमेशा से नाइट आउल रहा हूँ, मैं हमेशा से रात को ही पढ़ने वाला बच्चा रहा हूँ हमेशा से, और मैं रात को जितना भी मेरे पास टाइम बचता था उसके अंदर मैं यूटिलिटी यूज़ करता था उसको। प्रीलिम से पहले कुछ 1 महीना 1.5 महीने पहले मैं सीरियसली पूरा का पूरा चीज़ें करने की कोशिश करता था। अपने पे काम बहुत कम लेने की कोशिश करता हूँ। जितने भी मेरे सीनियर्स रहे हैं सारे के सारे बहुत हेल्पफुल रहे हैं इस मामले में कि काम मेरे पे बहुत कम काम रहे उस पीरियड के दौरान में। 1-1.5 महीना जो आपका प्रीलिम से पहले रहेगा वो मेंस से पहले, मेंस का आपको निरंतर ही करना पड़ता है। तो मैं जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता था उसके 2 या 3 दिन के बाद में मैं मेंस ही चालू कर देता था, ताकि मेरे को पता है कि बाद में मेरे पास टाइम खुद के पास नहीं है। पेपर्स आप जो लिखते हैं आम एस्पायरेंट्स से आप कम ही लिख पाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे 24 घंटे हैं, उनके पास 3-3 घंटे बैठने का टाइम है। तो वो जो आपके जो बाकी साथी लोग जो हैं वो 12-15 पेपर लिख रहे हैं, तो आप वो 6-7 ही पेपर लिख पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर पाते, रिग्रेसली नहीं लिख पाते काफ़ी चीज़ें। तो वो एक लिमिटेशन रह जाती है मेंस की अपने आप में। तो आप या तो पूरी छुट्टी ही लेके वैसे वाला काम है, या आप बिल्कुल ही जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ का अगेन इस बार मेरा सबसे पहले ही दिन था, 7 जनवरी को मेरा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं लेनी पड़ी उस चीज़ के लिए। छुट्टियाँ मेरे माइंड में भी नहीं थी कि मेरे को वैसे भी छुट्टी लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान पे आपको इंटरेक्ट करना है, वही रहना है चीज़ें। तो आप जितने फील्ड में रहें, जितने आप आपस के लोगों से बात करें, एक्सपीरियंस आपस में डिस्कस करें, वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो ये सभी की सभी चीज़ें एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। मैरिड हूँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। खैर मैं मैरिड नहीं हूँ, तो ये सभी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। एंड ऑप्शनल आपका टोज पे हो, ऑप्शनल आपका प्रिपेयर्ड हो, जीएस के अलग अलग सेक्शंस प्रिपेयर्ड हो, एससे आपका सॉर्टेड है, आपका पेपर है, निकलने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। इंटरव्यू का आमतौर पे रहता होता है कि हाँ ये वाली चीज़ें हैं, बट आपको इंटरव्यू में आपका रिफ्लेक्ट होता है वो वर्किंग प्रोफेशनल वाला पार्ट, कि आपने वो काम कर रखा है, आपने बहुत, क्योंकि मोस्टली मेरे पे 60-70% जो क्वेश्चंस थे मेरे पे तहसीलदार और जो मेरे रोल्स रहे हैं वहाँ पे उसके ऊपर आया है, लैंड के ऊपर आया है, लैंड रेवेन्यू के ऊपर मेरे सवाल पूछे गए हैं,
अलग अलग चीज़ें, कंक्लूसिव टाइटलिंग जो हम तहसीलदारी के अंदर देखते होते हैं, पट्टा किस तरीके से होता है, डिवाइड क्या होता है, जमाबंदी क्या होती है, ये इस तरीके के ये क्वेश्चंस काफ़ी मेजॉरिटी में पूछे गए हैं मेरे से दोनों ही इंटरव्यूज़ के अंदर। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत इंटरेक्शन मिलती है, बहुत लोग वैसे भी जानते हैं, तो पब्लिक डीलिंग है, तो आपको पता है कि आप किस सर्विस में हो और किस सर्विस में जाने की एक एस्पायरेशन रखते हो, अपने आप में उम्मीद रखते। यही सब है मेरी कहानी जो सारी की सारी रही है, यही है, मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको जो भी हेल्प हो, जैसे भी हो, आप बिल्कुल मेरे को पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं जैसे भी हैं। और DKT जो कम्युनिटी है, दिल्ली नॉलेज ट्रैक है, इसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत और लोग हैं मेरे साथ के जो सभी की सभी अपनी सिमिलर स्टोरीज़ रहेंगी, बट कुछ अलग अलग स्ट्रगल्स रहेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।